एक ही सेंटेंस बोलता हूँ जो बोला है मैंने, आप लोग सबको बोलता हूँ। मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैंने फिल्म लाइन में 50 साल काटे हैं और ये पहली बार है कि मेरी बेटी मेरी की कंपनी की वजह से, मेरी बेटी की वजह से आज मैं एक पिक्चर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली पिक्चर देख रहा हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। एक्सप्रेस रिपोर्ट देख करके निकल रहे हैं। आज पीएम के लिए ये विशेष शो का आयोजन हुआ है। क्या कहना, क्योंकि आप गुजरात से ही आते हैं, तो इस मूवी के बारे में क्या कहना है? मूवी के माध्यम से दुनिया के सामने जो सच था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। उसी क्रम में आज दुनिया के सामने सच इस मूवी के माध्यम से रखा गया है। जहां तक गुजरात की सांसद के होने के नाते हमारे नेता और देश के यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी जी को और गुजरात की भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए जो कोशिशें हुई, आज जागरूक हुई है। हमने ये दर्द हर गुजरातियों ने झेला है और न केवल गुजरात में मगर विश्व में भी गुजरात को और मोदी जी को बदनाम करने की जो कोशिश थी, ये सच जानकर सबको मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे क्या साजिशें थी और उसका नतीजा क्या है। गोधरा में जो कुछ हुआ था, हालांकि बरसों पहले की बात है ये, अब मूवी के माध्यम से ये चीजें सामने आ रही है। लेकिन एक चीज बार बार कही जाती है कि इस तरह की चीजें प्रोपेगेंडा के लिए होती है, इस तरह की मूवी भी प्रोपेगेंडा के लिए होती है। आप क्या मानते हैं? देखो, कोर्ट के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता की अदालत के माध्यम से और आज मूवी के माध्यम से सभी पहलुओं में माननीय मोदी जी का नेतृत्व और गुजरात की जनता बेदाग बाहर निकली है और जनता को और दुनिया को इसका सच मालूम पड़ा है। जी ने देखी है, पहले तो उनके ट्वीट से बहुत सरप्राइज हुए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और अब जब वो मूवी देख रहे हैं तो बहुत ही सरियल फीलिंग है। हाई पॉइंट इन माय करियर कहना चाहूंगी। जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में टैक्स फ्री बुक कर दिया गया और भी राज्यों में जो टैक्स नहीं, उनको क्या कहेंगे आपके? और देखिए, बहुत खुशी होती है जब हमारी फिल्म ऐसे सराही जाती है। बहुत सारी स्टेट्स में टैक्स फ्री हो चुकी है ऑलरेडी और स्टेट्स में भी हो रही है। तो आई होप कि हमारी जनता ये फिल्म देखे। थैंक यू। हमारी आप देखिए, मूवी तो हमने बहुत बार देखी है लेकिन आज बहुत स्पेशल था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देखी है। पहले तो उनके ट्वीट से बहुत सरप्राइज हुए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और अब जब वो मूवी देख रहे हैं तो बहुत ही सरियल फीलिंग है। हाई पॉइंट इन माय करियर कहना चाहूंगी। जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में टैक्स फ्री बुक कर दिया गया और भी राज्यों में जो टैक्स नहीं, उनको क्या कहेंगे आपके? और देखिए, बहुत खुशी होती है जब हमारी फिल्म ऐसे सराही जाती है। बहुत सारी स्टेट्स में टैक्स फ्री हो चुकी है ऑलरेडी और स्टेट्स में भी हो रही है। तो आई होप कि हमारी जनता ये फिल्म देखे। थैंक यू। देखिए, साबरमती फिल्म में सत्य घटनाओं को वो दिखाया गया है। किस कारणवश उस घटनाक्रम को इतना बड़ा, जो राम भगत थे अयोध्या से, वो खुशी खुशी आ रहे थे और एक बड़े कुछ छोटी सोच के लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग से लगभग 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना को हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उन्होंने उसको इसके माध्यम से उजागर किया है। जो सच्चाई है उसको जनता के सामने इस फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल थी और चाहे अब साबरमती ये फाइल है, इसमें उस सच्चाई को दिखाया गया है जो सच्चाई को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई, दबाने का काम किया गया है। ये लोगों के सामने है और मैं तो अपील करूंगा कि सभी इसको देखने के लिए अवश्य आए। जो चीज छुपी थी आज वो सामने इस फिल्म के माध्यम से आई है। नहीं देखिए, क्योंकि जो में मैसेज जाता हो, लोगों में मैसेज जाता हो। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जो सच्चाई है उस सच्चाई को किस तरीके से दबाया गया, वो लोग कौन थे जिन्होंने इसको दबाया है, और कहीं ना कहीं समाज को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये उनको जो 56 लोग मारे गए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि है इस फिल्म के माध्यम से। उनको याद तो किया है किसी ने, आज तक उनको याद ही नहीं किया था। परंतु इतने बड़े घटनाक्रम जो हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे कोई ताकत, कोई शक्ति होती है, उसी से ये इतने बड़े घटनाक्रम होते हैं। और उस सच्चाई को फिर दबाया गया और अब इस फिल्म के माध्यम से उसको उजागर किया गया है। ये देखनी चाहिए। सर, इस फिल्म को आपने टैक्स फ्री भी किया था ना सर? हाँ, मैंने हरियाणा के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि लोग ज़्यादा संख्या में इसको देख सके। टैक्स फ्री नहीं, देखिए मैं तो आज फिल्म देखने के लिए आया हूँ। सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में यहाँ कुरुक्षेत्र में लाडवा कंस्टिट्यूंसी से हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं और थानेसर से हमारे सभासुदा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सभी यहाँ पर आज ये फिल्म साबरमती देखने के लिए आए हैं। ये देखनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। अगर हम देखें, काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये सत्यता के आधार की फिल्में हैं। जो घटनाक्रम हुए हैं उनके ऊपर ये फिल्में हैं। उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, उसकी जानकारी लेनी भी चाहिए। गीता जयंती को लेकर सफाई अभियान चलाया गया। हाँ, आज स्वच्छता का बड़ा महाअभियान चला है और उसको लेकर के हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ हो, उसको लेकर के हमने हर नागरिक से भी अपील की है कि वो इसके अंदर अपनी भूमिका को अदा करे, ताकि कुरुक्षेत्र के अंदर अगर कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत है, हमने प्रशासन के अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि उस समस्या का तुरंत समाधान करें और कोई आवश्यकता उसको पूरा करें। और स्वच्छता के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि स्वच्छता में सहयोग करें। थैंक यू। अच्छा, थल्ले आ जा। ओ मेरे राम। ले सर, फिल्म पे बाइट कर ले दी। आ जाओ फिर अंदर ही कर लेंगे। चलो, देखियो भैया, ठीक है। सभी बैठ जाओ भाई। साबरमती रिपोर्ट, ये मूवी मैंने 3 दिन पहले ही देखी और गोधरा कांड के पीछे का जो सच था वो सच ये मूवी में दिखाया गया है। जो एक सेक्युलरिज्म के नाम पर एक झूठी इकोसिस्टम इस देश में खड़ी की थी और हर बार हिंदुओं को दोष देने का, 60 हिंदुओं को, उसमें छोटे बच्चे भी थे, इनको जिंदा जलाने का एक षड्यंत्र किया गया। उसके बावजूद इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। इस प्रकार का माहौल देश में पैदा किया गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की गई थी। लालू प्रसाद यादव ने एक कमीशन अपॉइंट किया था और इसके लिए वो सभी बातों का भांडाफोड़ करने वाला और सच का प्रकाश पर डालने वाला इस प्रकार की ये मूवी है। और इसके लिए मैंने ये सोचा कि इस मूवी का प्रसारण सभी लोगों के लिए मैं रखूंगा और ये पहला नहीं है, आने वाले दिन में और भी ये मूवी का प्रचार प्रसारण मैं करूंगा। ऐसा तो मूवी ने किया है। जैसा मैंने कहा कि गोधरा हत्याकांड के समय 60 हिंदुओं को रेलवे के डिब्बे में जिंदा जलाने का काम षड्यंत्र करके किया गया। लेकिन उस समय ये कहा गया उसमें हिंदुओं की गलती थी,
उन्होंने वंदे मातरम का जयघोष किया, इसके लिए लोगों को गुस्सा आया। ये षड्यंत्र ही नहीं था, आग गलती से लग गई थी। लेकिन ये सभी बातों को सच सामने लाने का काम ये आज के इस मूवी ने किया है। और जो लेफ्टिस्ट सूडो सेक्युलरिस्ट लोगों का जो प्रोपोगंडा है, वो प्रोपोगंडा एक्सपोज करने का काम ये मूवी ने किया है। इसके लिए ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए। इस कल्पना के कारण मैंने ये मूवी का आयोजन आज किया। लेकिन रियल लाइफ रील के ऊपर है, लेकिन रियल है। और हिंदुओं का आक्रोश और इस देश की विरोधी जो ताकतें हैं, वो ताकतों को एक्सपोज करने का काम इस मूवी के माध्यम से किया गया। उनके लिए तो ये मूवी है कि उनका जो असली चेहरा जनता के सामने लाने का काम ये मूवी के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है। 2013-14 में जब हमारा भाजपा का सरकार जब आया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में, तो उसके बाद ये 24 तक ये कितना डेवलपमेंट हुआ, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में, ये मैं बताने के लिए आया था। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको पास है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरा लगता है कि ये जानना चाहिए, ये बताना चाहिए। तो इसी कुछ इशू में मैं यहाँ पर बोलने के लिए आपको बुलाया था, और एक जान पहचान भी हो जाता है। तो इसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया, एक तो 15 लाख करोड़ ये 100 डेज का अंदर, ये 2024 में जब आए हैं ये हमारा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये 15 लाख करोड़ रुपीस डिफरेंट मिनिस्ट्री से ये ऑलरेडी एलोकेटेड किया हुआ है फॉर हेल्थ सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ इश्यूज है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना आप जानते हैं। तो ये आयुष्मान भारत योजना से पहले क्या किया जाता है, ओनली द बीपीएल फैमिलीज, ओनली पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर बैकग्राउंड, बीपीएल फैमिलीज से वो 5 लाख रुपीस तक सुविधा, जो चिकित्सा बीमा का सुविधा, वो उनको मिलता था। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री एक नया योजना ये एस्टैब्लिश किया और ये लॉन्च किया। ये है वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 29 अक्टूबर 2024 में ये लॉन्च किया। तो इसमें ये मैं बताया, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये 70 ईयर्स जो अटेंड किया, 70 ईयर्स जिसको हुआ, whoever he belongs to any, मैंने जो कोई मैंने पुअर हो, चाहे पुअर बैकग्राउंड हो और अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का हो, तो उनको ये फैसिलिटी 70 ईयर्स होने से ये मिलेगा। ये एक जैसे 5 लाख तक ये सुविधा मिलेगा और चिकित्सा का फैसिलिटी मिलेगा, और ये जब साल में ये मिलेगा। तो इसके कारण ये 2.77 करोड़ फैमिलीज विल बी बेनिफिटेड and 3.85 crore individuals will be benefited who attained 70 years of age। ये तो एक है। इसके लिए एक कार्ड भी उनको मिलेगा, उसका नाम है आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। सेकेंड इज, अब देखिए जो ये तो एक बताया मैं, और एक बताया ये जो 2013-14 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जब हमारा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आया था, तब जो डॉक्टर पॉपुलेशन था उसके वो जो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है, जो कि WHO स्टैंडर्ड ठीक किया करता है, उसको वही स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए बहुत सारा मेजर्स लिया है। और उसके खातिर ये देखिए, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस।
मेडिकल कॉलेज, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज पहले कैसा था, पहले ये जो 387 ऐसा था, एक मिनट, जस्ट आई एम सीइंग द डाटा, नेशनल लेवल में वो 387 था ये 2013-14 में, वो अभी बढ़कर ये 766 हुआ. सो मोर देन ए 98% इंक्रीज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. अब देखिए इतना साल से जो 387 था ओनली, ये नंबर बढ़कर ये 766 हुआ. इसी के कारण, इस कारण से मैं ये वेस्ट बंगाल, इंडिया का डाटा भी है मेरा साथ, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल का कुछ डेटा यहाँ पर उल्लेख किया. तो उसमें क्या हुआ, जब पहले 2013-14 में ये 17 मेडिकल कॉलेजेस था इन वेस्ट बंगाल. अभी 2023 और 24 में ये नंबर ये 17 से 35 हो गया. सो डेफिनेटली द नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड. वो क्या हुआ, ये 2014 में ये था नंबर ऑफ सीट्स 214, हाँ 2013-14 में 2450 था. वही 23-24 में वो बढ़कर ये 5175, मीन्स मोर देन डबल, मोर देन 100% हैव बीन इंक्रीज्ड. तो ये तो MBBS सीट के बारे में इंफॉर्मेशन है. सेकेंड इज रिगार्डिंग PG सीट्स. PG सीट्स की 2014 में जो 1188 था, अभी वेस्ट बंगाल में वही सीट 2080 पहुंच गया. सो देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन सीट्स ऑफ PG. एंड न्यू मेडिकल कॉलेज, द मेडिकल कॉलेजेस विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड न्यूली, वो है बारासात, उलुबेरिया, आरामबाग, झारग्राम, तमलुक एंड माई कॉन्स्टिट्यूएंसी जलपाईगुड़ी. So this is due to Modi ji's government. And ये हुआ, ये 4 बजे एक फिल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में देखेंगे बाल योगी ऑडिटोरियम में. मोदी साहब अपने सहूलियत की राजनीति करते हैं. भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा होता है उसको राजनीति करना बहुत पसंद होती है. लेकिन हम आदरणीय मोदी जी से कहना चाहेंगे कि बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान. आज भारत देश को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए. क्या ये मूवी भी मोदी जी आपने देखी है, या अपने सांसदों को दिखाएंगे, अपने विधायकों को दिखाएंगे? क्योंकि देश कहाँ ले जाना चाहते हैं मोदी साहब आपने वादे जो किए थे 2014 के, आज 2024 में है, एक भी वादे पूरे नजर नहीं आ रहे हैं. और आपने कहा था कि डॉलर और रुपए के बीच में बहुत अंतर हो गया है, बहुत हो गई महंगाई की बार. अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन हम लाएंगे, काला धन आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी. इन सबको मिलाकर आपको एक पिक्चर बनवानी चाहिए और वो पिक्चर जनता को दिखानी चाहिए, खुद भी देखनी चाहिए. तब आपको समझ में आएगा कि जनता इस समय कितने दर्द से गुजर रही है, करा रही है. महंगाई अपने चरम पर है. लेकिन चूंकि आप सहूलियत की राजनीति करते हैं तो आपको लग रहा है कि साबरमती मूवी देखने और दिखाने से आपको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, बहुत सारे चुनाव आप जीत जाएंगे. ठीक है, हो सकती है आपकी भावना होगी, लेकिन देश की जनता को रोटी कपड़ा और मकान वाली मूवी देखनी है, जो मूवी आपने बनाने का वादा किया था और आज तक आपने उस मूवी का निर्देशन नहीं किया है, डायरेक्शन नहीं किया है. वो मूवी कब आएगी, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है और आपके नेतृत्व में देखना चाहती है. लेकिन दुर्भाग्य है कि रोटी कपड़ा और मकान वाली मूवी आज तक वो देख नहीं पाए. किसान फिर आज उत्तर प्रदेश धरने के लिए आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश से विंटर सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट की तरफ मार्च का इरादा है. देखिए, जो केंद्र की भाजपा के नेतृत्व की सरकार है ना, ये किसानों को गंभीरता से ले ही नहीं रही है. 2014 से इनकी सरकार बनी है, करीब करीब 10.5 साल हो गए, 11 साल होने आ गए. अरे किसान क्या मांग रहे हैं? किसान आपसे यही कह रहे हैं ना कि हमें MSP दिया जाए, हमारा जो न्यूनतम मूल्य है वो दिया जाए. हम जितनी लागत से मेहनत करते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, कम से कम उससे 1.5 गुना 2 गुना रकम हमारे घर आ जाए, हमारे घरों में खुशहाली आ जाए. लेकिन आप अहंकार और तानाशाह में इतने चूर हैं कि आपको किसान भी अब किसान नजर नहीं आते. आपके चश्मे से अब वो एक प्रकार से कोई उग्रवादी टाइप आपको नजर आते होंगे. तभी तो आप किले लगा देते हैं, तभी तो आप कांटों की छड़ी लगा देते हैं, जंजीरें खड़ी कर देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं. अरे कभी आपने सोचा है किसानों से बात करनी चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जी, आप तो
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, बहुत साल से आपने संघर्ष देखा है, आप भी किसान परिवार से आते हो, कभी आपने सोचा है कि आप स्वयं जाकर बॉर्डर, जहां पे जिसको आप लोग बॉर्डर का नाम दे रहे हो कि बॉर्डर तक किसान आए, अपने ही देश में बॉर्डर बना दे रहे हो, कभी आपने सोचा है शिवराज सिंह चौहान जी कि आप जाकर बैठकर किसानों का हाल चाल लें, उनका सुख दुख लें? जो आपके पहले किसान मंत्री थे वो तो कहाँ खो गए, शायद वो गवर्नर बन गए, राजपाट में व्यस्त हो गए, लेकिन शिवराज जी और मोदी जी, आपसे लोगों को उम्मीदें थी। किसानों ने आपको झोली भर भर कर मतदान किया था, आपने उनके विरोध में काले कानून ला दी। अब जब इतना आंदोलन हुआ तो काले कानून आपने वापस भी ले लिए ताकि आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में उसका लाभ मिल जाए। तो आप लोग लाभ की राजनीति करना बंद करिए, लोगों को न्याय की राजनीति पसंद है, लोगों को खुशहाली और सुख दुख की जो राजनीति होती है वो पसंद है। आप जैसी अहंकारी और तानाशाही राजनीति पसंद नहीं है। और किसानों की मांग जायज है, किसान हमारे देश की जान है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। आज मोदी जी आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं जय जवान जय किसान। आप केवल कहते हो कि जय उद्योगपति, जय अडानी, जय फलाने, तो इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। देश को तभी लाभ होगा जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा और मजबूत बनेगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन फैमिलीज को 3 बच्चे कम से कम करने चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत जी, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान देश आपसे सामने आकर पूछना चाहता है कि अगर जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, अरे हमने तो सुना है हम 2 हमारे 2, आप कह रहे हैं कि नहीं हम 2 हमारे 3। ये आज देश को इसकी जरूरत नहीं है आपके ज्ञान की। देश को जरूरत है कि आप यही ज्ञान प्रधानमंत्री को दीजिए कि हमारे देश में जो जीडीपी है वो कैसे बढ़े, हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां कैसे आए, हमारे देश में अच्छे दिन कैसे आए। मोहन भागवत जी, आपके कहने से मोदी जी बहुत सारी बात मानते हैं क्योंकि आप सरकार के भी ऊपर है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर आप ये सारी बातें जो जनता के सामने कह रहे हैं, आप यही बात मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को समझाइए कि जितने बच्चे पैदा हो गए हैं देश में उनको ही नौकरियां मिल जाए, जितनी हमारी आबादी वही खुशियों से भर जाए, वही एक अच्छा जीवन जीने लगे। 80 करोड़ लोग आज भी लाइन में खड़े होकर राशन लेने के लिए जब खड़े होते हैं ना भागवत जी, तो अच्छा नहीं लगता है। ये भी देश के ही बच्चे हैं, ये भी देश के ही नागरिक हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो ज्ञान है ये आप कैबिनेट को दीजिए ताकि केंद्र सरकार को कुछ समझ में आ जाए और जनता को कुछ लाभ मिल जाए। आखिरी सवाल, शिवसेना एमपी नरेश मास्के ने जब महाराष्ट्र सीएम फेस के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले ही बोल दिया है कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लेंगे वो महायुति को मंजूर होगा। हम लोग उद्धव ठाकरे जैसे नहीं है। द रीजन वी ऑल केम टुगेदर वाज नॉट द क्लियर। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचोली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है और हम मांग करेंगे जल्द से जल्द, राज्यपाल महोदय, जब इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो आप अभी तक शपथ क्यों नहीं करवा रहे हैं? ट्विटर खेला जा रहा है, ट्विटर पर बातचीत हो रही है। महामहिम जी, आप सामने आइए। हमने भगत सिंह कोश्यारी जी का भी कार्यकाल देखा है कि कैसे लुपा छुपी होती थी और आप राधाकृष्ण जी, आपसे हम उम्मीद करते हैं, आपसे हम एक प्रकार से जिम्मेदारी चाहते हैं कि आप आइए, आप खुलकर आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि महाराष्ट्र को सरकार क्यों नहीं मिल रही है। अरे कोई भी मुख्यमंत्री चलेगा, जब 288 विधायक है, क्या उसमें कोई योग्य मुख्यमंत्री नहीं है? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, कब बनाना चाहते हो, उसके पीछे क्या रणनीति जनता के सामने बताना होगा, अन्यथा महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको अगर लगता है कि अब तो चुनाव हो गए, अरे जनता जनार्दन भगवान होती है, जनता आपको जिता सकती है तो अगले चुनाव में आपका सुपड़ा भी साफ कर सकती है, क्योंकि जनता को सरकार चाहिए। आज माताओं बहनों का प्रश्न है, नौजवानों का प्रश्न है, किसानों का प्रश्न है, ये प्रश्न कौन सॉल्व करेगा? सरकार ही तो करेगी। आज नौकरियों का इतना बड़ा, रोजगार का इतना बड़ा प्रश्न है और सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, और जो इंटरिम मुख्यमंत्री वो बीमार होकर कोप भवन में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या विलाप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता है, सरकार मिलनी चाहिए। अगर जितना ही देर होगी, जनता उतना ही सबक सिखाएगी। साबरमती की वो सच्चाई जो देश भी जानना चाहता है,
जिसके साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, आज उस सत्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं भी ये फिल्म नहीं देखा था, चर्चा बहुत सुना था चूंकि मैं महाराष्ट्र चुनाव में था, लेकिन ये फिल्म देखूंगा और पता चलेगा कि उस दिन ट्रेन में क्या घटित हुआ था, कैसे उसको एक बहुत बड़ा दंगे का स्वरूप दिया गया था, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। वो सच्चाई इस सिनेमा के द्वारा हम देखेंगे। 4 बजे हम लोग इसी कैंपस में, पार्लियामेंट के कैंपस में ही देख रहे हैं और सौभाग्य है कि हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता के साथ साबरमती फिल्म हम देखने जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से आप लोग की मीटिंग हुई है, क्या विषय रहा, क्या डिस्कशन हुआ? It has been decided to run the house from tomorrow properly, and then the discussion on the Constitution of India will be held on 13th and 14th, maybe 14th or 13th and 16th. In Lok Sabha only? In Lok Sabha. They are going to hold a meeting in there also. Rajya Sabha also they are going to sir, attend. both were agree for the run the On house this, yeah, everybody agreed to that. But so many issues you opposition The issues already... will be allowed to discuss. Okay, which issues are any particular issue? All Sambhali's issue, then other corruption issues are there. Sir, Adani issue also raised by the But then Congress? Adani, you cannot quote the name and say resolve the past. But then resolution will be passed. On that, some resolution will be released and then it will be discussed. Thank you. Then I can only. But there's nothing to tell you. He's making a statement. Ma'am, what Lok Sabha Speaker said you... नहीं, कल से चालू होगा. कल से चालू होगा, स्मूथली चलेगा मैम? Of course. संविधान को लेकर चर्चा को लेकर... On the 13th and the 14th. देखिए, सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि पिछले साल के धान चावल मिलिंग का पैसा मिला नहीं है। रेडी टू ईट का पैसा बहुत मुश्किल से मिला है। अभी जितने भी आयुष्मान योजना के भुगतान हैं हॉस्पिटलों में किए नहीं है, पिछले साल से हुआ नहीं है। जब से सरकार में आए तब से लगभग 1400 करोड़ रुपया इनको भुगतान करना, वो भुगतान किए नहीं है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो शुरुआत हम लोगों ने किया था, आज वहाँ का भुगतान बंद कर दिया गया है और स्थिति ये है कि अब जो निःशुल्क पढ़ाई होती थी, अब बच्चों से पैसा लेना शुरू कर दिए हैं। अब वो बच्चे हैं अपने टीसी लेके प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो सरकार अब जो सोलर एनर्जी में जो बजट था उसे खत्म कर दिया। आज सोलर लाइट कहीं नहीं जल रहा है, हाईलाइट मास्ट है, उसमें संधारण नहीं हो रहा है। तो आज चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग देख लीजिए, कहीं भुगतान नहीं हो रहा। पीडब्ल्यूडी का है, इरिगेशन का है, किसी विभाग में कोई भुगतान नहीं हो रहा है। तो आज ये सरकार दिवालिया हो चुकी है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सर, धान खरीदी कल केंद्र जाएंगे, धान खरीदी में भी ये लोग नहीं चाहते धान खरीदना पड़े और इसी कारण से पहली बात तो बारदाना नहीं खरीदे। अब 50% बारदाना किसानों से मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टोकन नहीं मिल पा रहा है, किसान रात भर जाग रहे हैं लेकिन टोकन नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बात यह है कि आने वाली रिपोर्ट जानबूझकर ये लोग कम किए हैं। और चौथी बात यह है कि अभी तक के ट्रांसपोर्टिंग शुरुआत नहीं हुई है। 14 तारीख से लेकर आज 2 तारीख हो गया, लेकिन कभी किसी सोसाइटी से धान का उठाव नहीं हुआ है और इसके कारण से जाम की स्थिति लगी, मतलब धान खरीदी बंद हो जाएगी। तो ये कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये षड्यंत्र कर रही है। और अनेक इसके पहले तो टोकन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, जिसमें कोई समस्या नहीं होती उसको समस्याग्रस्त बनाती है और इसी कारण किसान परेशान है। तो ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, यदि एक लाइन में कहा जाए तो। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए जनसंख्या। जो हैं उसकी सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना। और अधिक बच्चे पैदा करके क्या उसका उद्देश्य है? तो सबसे पहले जो आरएसएस में जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी पहले करा ले। सर, किसान नए कानूनों को लेकर मार्च करने वाली है शीतकालीन सत्र तक, जहाँ चल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल करना चाहिए। किसान अपने अधिकारियों के लिए नहीं लड़ेगा तो किसके लिए लड़ेगा? सर, आज साबरमती देखने वाले हैं पीएम। संसद में साबरमती जो फिल्म आई है उसको देखने का चल रहा है। उसी कार्यकाल में हुआ है तो सब जानकारी है कि उसको क्या देखने जा रहा है।
उसी कार्यकाल में तो हुआ है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड में पल पल की जानकारी उसको रही है। उसको प्रमोट करने में, मतलब फ्लॉप हो गई पिक्चर तो प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर। नहीं, निश्चित रूप में ये जो साबरमती एक्सप्रेस का जो सीमांक का जो सिनेमा है अद्भुत है अपने आप में। एक काला सच है जो उजागर हुआ है और सत्यता के निकट जो राजनीति का पर्दे के पीछे की जो राजनीति है उसको कैसे एक सच्ची पत्रकारिता के माध्यम से कैसे हम उजागर कर सकते हैं। एक स्वच्छ राजनीति करने वाला प्रशासन हो तो कैसे उसका मुकाबला कर सकता है और कैसे ऐसे प्रशासनिक क्षमता वाले जिनका उद्देश्य दंगा है, जिनका उद्देश्य किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ उठाना है, ऐसी मानसिकता का भी उजागर इस पिक्चर में है। और मैं समझता हूँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ को आज माननीय प्रधानमंत्री का जब स्वयं उस सिनेमा को देख रहे हैं तो एक सबके लिए अलग सा अनुभव है। बहुमत पूरी तरीके से आया जेएमएम के साथ सरकार है, लेकिन मिनिस्ट्री पोस्ट पर आप लोगों की क्या बात बन पाई है? कब तक आपको अभी तक जब आपने सवाल उठाया पहले टिकट देने पर क्या होगा, कोई सवाल आया आपके पास? फिर सीटों को लेकर अलग अलग फिगर्स आई तो हम पहले से कहते रहे कि पहले से बेहतर मैंडेट लेकर आएगी गठबंधन और कांग्रेस, सामने है। फिर ओथ कब होगा वो भी हो गया। अब मंत्रालयों की बात आप उठा रहे हैं, आप देखेंगे 2-3 दिन में वो भी खूबसूरती के साथ में आप देखेंगे वो भी पूरा अंजाम आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा डिमांड है कांग्रेस पार्टी की जेएमएम से जो वो नहीं देना कोई एक्स्ट्रा की क्या बात है? तो हम आपस में बैठेंगे, जो बेहतर रहेगा वो करेंगे। सर, क्योंकि आप कश्मीर बिलोंग करते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मुस्लिम आज के डेट में अनसेफ फील कर रहे हैं और सरकार को इक्वलिटी जो है के साथ सभी धर्मों को संविधान के तहत सभी को विजिट करना। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी भी सरकार की और किसी भी मुल्क में, ये नहीं कि खाली यहाँ पर, हर मुल्क के हर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने शहरियों को सुरक्षित रखे, महफूज रखे, अपने बॉर्डरों को महफूज रखे और अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज है, यहाँ कोई मेजॉरिटी हो सकती है, दूसरी जगह माइनॉरिटी, दूसरी जगह मेजॉरिटी है, दूसरी जगह तीसरी जगह माइनॉरिटी। तो इसलिए हर मुल्क को अपने मुल्क के अंदर के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके जो हुकूक है वो मिलने चाहिए। ये तो इनहेरिटेड है, ये कोई डिमांड करे या ना करे, बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है। सरकार को सारे शहरियों को, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये तो ड्यूटी है उनकी। मस्जिदों को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन भी आज विजिट करने गया, हमने तो क्लियर किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्लियर किया है कि 1991 का जो पार्लियामेंट का पास किया हमारा रेजोल्यूशन है कि जिसका जहां पर है स्टेटस को वो एज इट इज रहना चाहिए, उस पर अब छेड़छाड़ नई चीजें, और ये हम नहीं, ये भाजपा आरएसएस के अंदर भी कई लोग कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढोगे। तो मगर कुछ तत्व है जो उस पर लगे हुए हैं, तो उसको भी देखरेख करने का काम आज की मरकजी सरकार का है, जहां स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट उसको इन चीजों को देखना चाहिए। आखिरी सवाल अगर जो कि 2002 जो गोधरा कांड हुआ उस पर आधारित है, प्रधानमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ, एमपीज के साथ उस फिल्म आज देख रहे हैं, कैसे आप बतौर राजनेता इस फैसले को प्रधानमंत्री के? मैंने अभी वो पिक्चर ही नहीं देखी, इसलिए नो कमेंट।